नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का जीने का तरीका बदल दिया है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के भी लोगों का जीने का तरीका बदल गया है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया भर में 4 अरब आबादी इस वक्त लॉकडाउन की चपेट में है और इस लॉकडाउन ने किस तरह से लोगों का जीवन बदल दिया है ये इन दिनों आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे। पूरी दुनिया का जो आज अपडेट है वो चौंकाने वाला है। हर शाम आकर मैं आपको डराने की जो बातें हैं, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन जो हकीकत है आपने उसको सामना करिए, क्योंकि रोज़ शाम जब आंकड़े आते हैं तो ये एक डर पैदा करते हैं। अब तक जो आंकड़े वो बताते हैं तकरीबन 38 लाख आबादी पूरे दुनिया भर में वायरस से संक्रमित हो चुकी है और तकरीबन 2,60,000 के आसपास लोग अब तक मारे जा चुके हैं। भारत में भी हम 50,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक तकरीबन 1700 लोग कोरोना वायरस की वजह से भारत में मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम 3000 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ भी मरने वालों की तादाद 58 हो गई है। कल 53 थी, आज 58 हो गई है। और उत्तर प्रदेश में हमने कई जगहों पर लॉकडाउन को ईज़ कर दिया है, लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है। राजधानी लखनऊ जो तीसरी सबसे प्रभावित शहर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस में छूट दी गई है। आज सड़कों पर यहाँ बड़े पैमाने पर भीड़ भाड़ और लोग रोज़मर्रा के काम करते नज़र आए हैं। ऑफिसेज खोलने का आदेश दिया गया है रिस्ट्रिक्शंस के साथ, लेकिन ऑफिसेज लखनऊ में खुल रहे हैं, वो भी तब जब हम रेड जोन में हैं। नोएडा में भी करीब करीब यही आसार है। 45-50 दिनों की कोरोना की जो लड़ाई है, अब जब हम अंतिम मुहाने पर पहुंचे हैं जहां से अब हमको कोरोना मुक्त होना है और कोरोना के ग्राफ को फ्लैटन करना है, उसको कम करना है, वहां हम इस लड़ाई को अब हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यानी अब जो होना होगा वो होगा, क्योंकि इस तरह जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस थे उनको 17 मई के पहले अचानक से उसको हटाया क्यों जा रहा है, ये मुझे हैरान करता है। आज दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, वो लग रहा है कि रातों रात इस लॉकडाउन को लेकर सरकारों ने जो निर्णय किया है उसमें कुछ समानता नहीं है। समानता इसलिए नहीं कि पिछले 3-4 दिनों में भारत में और उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़े हैं, मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, उसके बावजूद लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की वजह समझना कठिन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए हैं तो उसके पीछे की वजह थी कि वहाँ पर नंबर ऑफ केसेस मिलना कम हुए, वहाँ पर संक्रमण का विस्तार कम हुआ, लिहाजा उन कंट्रीज़ ने फेज़ वाइज अपने यहाँ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में आप देखें तो सबने तकरीबन ऐसे ही किया। लेकिन हम अचानक से हमारे यहाँ बड़ा असमंजस है। हमें ये पता नहीं रहता कि रात में लखनऊ या उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का कलेक्टर कौन सा आदेश कर देगा और उसका क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट होगा। मतलब सब कुछ अजीब ढंग से चल रहा है। इसी बीच एक और खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मंत्रिपरिषद ने बढ़ा दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ने का मतलब आप समझते हैं कि महंगाई का बढ़ना, आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों का महंगा होना और लगातार जो हमको अर्थतंत्र में जो नुकसान होगा और जो आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो बड़ी होगी। ज़रूरत का हर सामान महंगा होगा, ढुलाई महंगी हो जाएगी, माल की सब्जियां महंगी होंगी, सामान महंगे होंगे। डीजल का इस्तेमाल किसान भाई ज़्यादा करते हैं और अब उनको धान की फसल लगने वाली है, पैदावार चल रही है, गेहूँ की कुटाई छटाई चल रही है, इस वक्त डीजल की ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में आपने दाम बढ़ा दिया। दाम तब बढ़ाया जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत सबसे निम्न स्तर पर है। 2001 के मुकाबले पहली बार ऐसा हुआ कि 18 सालों में तेल को कोई दुनिया में पूछने को तैयार नहीं है और अमेरिकन तेल तो फ्री में मिल रहा है, टैंकर लेके जाइए निकाल लाइए, आने जाने का खर्चा भी उनसे लीजिए आप। ऐसे हालात में भारत में पेट्रोल कीमतें एक्साइज की बढ़ना और उसके बाद राज्यों का अपना वैट बढ़ा देना। आज पेट्रोल की कीमत 2 रुपया और उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमत 1 रुपया बढ़ा दी गई। शराब की भी कीमत बढ़ाई गई, बट वो इरेलीवेंट है। रेलिवेंट क्या है? पेट्रोल और डीजल, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी महंगाई, आम आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। इस पर बात होनी चाहिए। अब जब तकरीबन ये आंकड़ा मिल चुका है हमें कि अप्रैल महीने में अकेले ही पूरे भारत में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हों, देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने की कगार आ गई हो और राज्यों के पास पैसे खत्म हो गए हों, सिर्फ 45 दिन में ही राज्यों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनको जनता पर टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो अब आगे का परिस्थितियां क्या होंगी, आगे कैसे काम चलेगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ हमको अपनी अर्थव्यवस्था से भी लड़ना है। हमको लोगों के जीवन को आसान करने के लिए लड़ाई लड़नी है और राज्य सरकारों के समक्ष ये एक बड़ा चैलेंज है
क्योंकि केंद्र से कोई बड़ी मदद, कोई इमदाद नहीं मिल पा रही है। केंद्र से ज़्यादातर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं। ये राज्यों की शिकायत है। उत्तर प्रदेश जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था के राज्य में आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन तकरीबन 85% रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का खत्म हो चुका है। यानी अगर 100 रुपये पहले मिलते थे तो अब 85 रुपये उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 15 रुपये आ रहे हैं। तो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, ये सब कैसे जाएगी, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, ये गंभीर चिंता का विषय है। और ये बहनों भाइयों सिर्फ 45 दिन में हो गया, 45 डेज में। तो ये तो सरकारों ने हाल है जो टैक्स लगा के पैसे लेती हैं। तो अब आप बताइए कि प्राइवेट कंपनियों का क्या हुआ होगा, निजी उद्योग धंधों का क्या हुआ होगा। वो तो बेचारे बर्बादी के क्या बर्बाद हो चुके होंगे। तो आप कल्पना करें, जब सरकारों पे पैसे खत्म हो रहे हैं तो निजी उद्योग धंधों का क्या होगा। तो अब भारत के समक्ष लड़ाई सिर्फ कोरोना की नहीं है। ये जो आप पैनिक ऑर्डर्स गवर्नमेंट के देखते हैं, उसके पीछे का निहितार्थ यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई बहुत खोज के कोई चीज़ें नहीं लाया हूँ, ये सामान्य तौर पर दिखती हैं। अगर आप कायदे से उन चीज़ों का एनालिसिस कर पाएँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी सरकारें कितना पैनिक मोड में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या फैसला करना है। हर 2 घंटे में एक नया ऑर्डर आ जा रहा है। कारण क्या है, पैनिक मोड में इसी तरह की स्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं। कभी यहाँ टैक्स लगा दीजिए, कभी वहाँ टैक्स लगा दीजिए। अभी जो टैक्स लगाए गए हैं, चाहे शराब पर या ऑयल पर, इससे उत्तर प्रदेश को कितना मिल जाएगा प्रति माह? इससे मुश्किल से 350 करोड़ रुपए आएंगे, सिर्फ 350 करोड़। इससे क्या हो जाएगा, समझ से परे बात। इससे कौन सी व्यवस्था चल जाएगी। लेकिन चूंकि प्रेशर है कि बाकी राज्यों ने लगा दिया टैक्स, तो हम यूपी क्यों छूटे, यहाँ भी बढ़ा दिया गया। इस हालात में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, मजदूरों को काम कैसे मिलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, निजी उद्योग धंधों का क्या होगा, सरकारें अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाएंगी, हम कोरोना से कैसे लड़ाएंगे। मसला कुछ ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्थितियां कोरोना के साथ साथ हमारे अर्थतंत्र की भी बिगड़ रही हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का बयान, उन्होंने आज क्या कहा है। वर्तमान में 71 रुपये 91 पैसे पेट्रोल का मूल्य है। इसमें 2 रुपए की वृद्धि अगर शामिल की जाए तो ये 73 रुपये 91 पैसे ये आज ही से लागू होगा, आज रात्रि 12 बजे से। अगर हम इस वृद्धि को शामिल करेंगे तो इसमें अतिरिक्त हमको 2070 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होगा। देशी शराब है, उसके ऊपर तो मात्र 5 रुपए की वृद्धि हुई। जो 65 रुपए की वो मिलती थी बोतल, वो 70 रुपए में बिकेगी और 75 रुपए वाली 80 रुपए में। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मदिरा है, उसमें विदेशी मदिरा पर भी जो वृद्धि की गई है, बता दें 180 ml तक इकोनॉमी 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए और 500 ml से अधिक 30 रुपए। समुद्र पार से जिसे कहते हैं फॉरेन लीकर, समुद्र पार से जो आयातित होती है इंपोर्टेड, उस पर 100 रुपए 180 ml तक, 180 ml से 500 रुपए 500 ml तक 200 रुपए और 500 ml से अधिक 400 रुपए। तो लॉकडाउन के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान हमारी आपकी ज़िंदगी कितनी बदलने जा रही है। क्या हमने लॉकडाउन के साथ जीना अब स्वीकार करना होगा और हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। ये तमाम विषय हैं। भारत की अर्थतंत्र, आर्थिक व्यवस्था, इन सब पर विषयों पर भी हमें गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कोरोना के साथ साथ इससे भी लड़ना है। हम ना तो अमेरिका है, ना तो यूरोप है, ना तो हम चाइना हैं, ना तो हम रूस हैं कि हमारे पास इतना आर्थिक विकास या अर्थतंत्र इतना मजबूत हो कि हम यूएस ट्रेजरी जैसे कि अपने खजाने से $3 ट्रिलियन निकालकर इकोनॉमी में झोंक दिए हों। हमारे वो हालात भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा, ये गंभीर प्रश्न है और इस पर एक ओपन फोरम पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस दौर के भुक्तभोगी हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में विजय शंकर पांडे जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, भारत सरकार में रहे हैं। विक्रम सिंह जी हैं मेरे साथ, फॉर्मर डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी से हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मनीष हिंदवी जी, नंदिनी प्रियदर्शनी जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। सिद्धार्थ कलंज जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और वीरेंद्र सिंह जी। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप सब अपना बहुत कीमती वक्त निकालकर आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भाई नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये अचानक क्या सूझ गई आपको कि जब दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं,
हाँ, आसपास के मुल्कों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो रही हों, अचानक से आपने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी। भाई आम आदमी तो वैसे ही बहुत परेशान है, उसके पास ना काम है, ना धंधा है, ना रोजगार है, ना उसका जीवन चल रहा है, आपने एक और टैक्स ठोक दिया उसके ऊपर। क्यों ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? पैनिक में हैं आप? ब्रजेश जी, मेरे प्रश्नों, आपने जो प्रश्न किए उससे आधे के अधिक तो जवाब आपने स्वयं अपनी बातचीत में ही रखा। देखिए, हम चीन नहीं है, हम अमेरिका नहीं है कि अपने ट्रेजरी खोल के हमने $3 बिलियन जो हमने मार्केट में दे दिया। 3 ट्रिलियन। हमें पैसे की जरूरत है, और जब लॉकडाउन में पूरे देश में 33 करोड़ लोगों को हमें विभिन्न स्तर पर सहायता देनी पड़ रही है, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, चाहे उनको उनके खाते में सीधे पैसा भेजना हो, तो निश्चित रूप से पैसे की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए या शराब के दाम बढ़ाए गए, आपने ही अभी अपने बात में बताया कि उत्तर प्रदेश को 85% जो है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है जो केंद्र से मिलना चाहिए। निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से उबरने के लिए हमको कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी है कल्याणकारी कार्यों के लिए। तो जनता से ही वसूलेंगे आप? तो ब्रजेश जी कहाँ से ले आएंगे पैसा? क्यों, इंडस्ट्री से लीजिए ना। उद्योग धंधे चल रहे हैं, उद्योग धंधों को हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। पूछने नहीं जाओगे बड़े उद्योगपतियों से? बिल्कुल जा रहे हैं। उद्योग हमारे लिए प्रायोरिटी हर क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों से जहां से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वहां से पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको कल्याणकारी कार्य करने हैं। हमको 30 लाख रेहड़ी वाले, ठेले वाले, खोमचे वालों के खाते में भी पैसा भेजना है। हमसे वसूल के हम ही को देने की प्लानिंग है। हमसे ये सवाल इस बात करें कि हमसे वसूल के, आखिर सरकार कोई मंगल ग्रह से आए व्यक्ति से तो पैसा लेगी नहीं। कहां से पैसा आएगा? पैसा तो अपने देश के संसाधनों से ही हमको इकट्ठा करना है। लेकिन सवाल इस बात का है ब्रजेश जी कि वो पैसा हम किन उद्देश्यों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण चीज है। और उद्देश्य समाज की जरूरत के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। रही एक बात आपने कही कि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई, 0 तक आ गई, और भारत में ऐसा कर दिया गया। देखिए, तेल की कीमतें गल्फ में भी कम हो गई, यूएस में भी कम हो गई, वहां की परिस्थितियां हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की दाम कम होने से हम अपने यहाँ कम कर दें, ऐसा संभव नहीं है। भविष्य की क्या ये बात आज सत्ता में बैठने के बाद समझ में आई कि कम नहीं कर सकते? सत्ता में समझने के पहले भी तो बड़े प्रदर्शन होते थे। बिल्कुल हम जान रहे थे, लेकिन हम इस तरह से नहीं था। आज समझ में आया। बिल्कुल। उस समय क्या था ब्रजेश जी, ईरान से हम तेल लेते थे, लेकिन ईरान को मैं समझ नहीं पाया। देखो, एक क्या है, अगर मैं मानूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जरा एक मौका दे दीजिए, मैं एक सवाल कर लूं, आप मैं जवाब देना चाहता हूं। पूरा फुल टाइम है, आप चिंता मत करो। ईरान से भारत पूरा टाइम दूंगा आपको। मुझे आप बताओ, दुनिया में पेट्रोल की कीमत सस्ती है जी, डीजल की कीमत सस्ती है या नहीं? सही बताओ। सस्ती। तो हमको सस्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए मेरे दोस्त? मुझे केवल इतना बता दो। देखिए, अगर कह दो हाँ महंगा दूंगा, ठीक है लेंगे भाई, आप सरकार में हो जी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज पांडे जी नहीं इस्तेमाल करते होंगे पेट्रोल डीजल, हम लोग को तो करना ही पड़ रहा है, लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज तेल का दाम कम होने से कल अगले दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब आप बात कर रहे हैं कि हम विपक्ष में थे, हम बात करते थे, उस समय आपको याद होगा कि भारत अपने 23% तेल ईरान से लेता था, और अमेरिकन प्रतिबंध के कारण हम ईरान को 1 रुपया देते नहीं थे। हम देते भी नहीं थे, और यहां पर तेल की दाम भी नहीं कम करते थे। इस पर हमारी आपत्ति थी कि जब हम 1 पैसा चुका नहीं रहे तो फिर तेल के दाम क्यों? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, चाहे शराब पे बढ़ाने का, चाहे तेल पर बढ़ाने का, हमने डीजल पे कम बढ़ाया, पेट्रोल, चूंकि डीजल आपने सही बात कहा कि किसान की जरूरत के लिए है। अच्छा, दूसरी बात, चलो पेट्रोल डीजल सारी चीजें आपने बढ़ा लिया, अब आप सरकार में जो निर्णय करेंगे वो तो मानेंगे ही सब लोग। दूसरा एक बात मुझे बताओ, कल दोपहर तक तो लखनऊ में रेड जोन था, और कलेक्टर यहाँ का कह रहा था, और सब लोग कह रहे थे एकदम लखनऊ को टाइट करके रखना है, एकदम रिस्ट्रिक्शन रखना है, नोएडा में निकलने नहीं देना है। अचानक से क्या हुआ कि आपने 2.5 लाइन का आदेश आपके कलेक्टर जारी करते हैं? आज देखा लखनऊ में कितनी भीड़ थी? आज देख रहे होंगे, आप तो लखनऊ में ही हैं, और विक्रम सिंह जी नोएडा में, आज भी इन्होंने देखा होगा, पांडे जी दिल्ली में। आज डीएनडी पे जाम लगा था, पता है? 50 दिन बाद लोगों ने जाम देखा कि जाम कैसा होता है। आप लॉकडाउन का तमाशा बनाए हुए हैं। 17 मई तक भारत में लॉकडाउन है। अरे भाई, इस देश में तमाशा चल रहा है क्या? हम लॉकडाउन में है ना, रिस्ट्रिक्शन में है। ये क्या हो रहा है सड़कों पे? ये कौन इंश्योर करेगा? मैं करूंगा या आप करेंगे, या पांडे जी करेंगे, या विक्रम सिंह जी करेंगे? आप करेंगे, आपकी पुलिस करेगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। नवीन जी देखिए ब्रजेश जी, देश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी निर्णय लेना था, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और सारे विशेषज्ञों से, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सारे विशेषज्ञों से राय बात करने के बाद फेजेज में
ये बंदी जो है धीरे धीरे रेड जोन, ये ग्रीन तो जोन 17 मई तक तय हुआ था कि हम ऐसे ही रहेंगे, फिर ऐसा क्या हो गया? नए केसेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? नहीं, नए केसेस मिल रहे हैं, नए केसेस मिल रहे हैं, और नए केसेस ये पहले से भी उम्मीदें थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन की वजह से केसेस जीरो हो जाएंगे। मैं केवल जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या निर्णय और करना, ब्रजेश जी, आपको आप समझ में नहीं आ रहा अपने चैनल पर स्वयं इस बात को याद करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। संख्या बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है, टेस्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे संख्याएं बढ़ेंगी। अच्छा, ये हमें ये आप मत घबराओ, हम लोग तो तैयार हैं। हिंदुस्तान का मैं वादा कर रहा हूं आपसे और चुनौती दे रहा हूं, हिंदुस्तान का एक एक आदमी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, बस सरकार पैनिक में ना आए। सरकार पैनिक में ना, जनता पैनिक में नहीं है। सरकार पैनिक भाई साहब, नवीन जी आप मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं, सिर्फ जो आप पैनिक में बताइए, हम लोग ठीक है उसका लोग पालन करें, कहीं कोई पैनिक में नहीं है। मेरे साथ विजय शंकर पांडे जी हैं, फार्मर सेक्रेटरी हैं, भारत सरकार में रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी इनको 38 साल नौकरी करने का अनुभव है, तो बेहतर से बताएंगे। पांडे जी, यहाँ रेवेन्यू 88% के आसपास का, 85 से 88% एवरेज करीब लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है। हमारे पास स्रोत भी कम है, तो आज साहब आपने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा दिया क्या? और हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, हमारी कोई लॉन्ग टर्म विजन या पॉलिसी नहीं है कि हम इस तरह की समस्याओं से लड़ पाएँ। जब कुछ न सूझे तो जनता पर पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा दो। मैं 20-22 साल हो गया मुझे जर्नलिज्म करते, मैं हमेशा यही देखता हूँ, जब पैसे कमी लगे पेट्रोल डीजल पे ठोक दो, जिसका जो मर्जी होता है। शौचालय बनवाना है पेट्रोल डीजल पे लगा दो, पढ़ाना है एजुकेशन सेस लगा दो, कुछ काम करना है बस पेट्रोल डीजल पे पैसे लगा दो। अरे भाई, जीने देंगे लोगों को? मिश्रा जी, आपने जो बिंदु उठाया है बहुत रेलिवेंट है। देखिए, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि स्थिति से कैसे निपटा जाए, उसकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए जो लोग शासन में बैठे उनके दिमाग में। देखिए, 2 महीने आपको टैक्स 2 चीज़ों पर नहीं मिला तो इसका मतलब नहीं कि कोई तूफान आ गया। ये मैं बिल्कुल इस बात से असहमत हूँ कि इसमें किसी को पैनिक मानना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार के पास तमाम तरह की शक्तियां हैं कि वह पैसा जो है वो इकट्ठा कर ले, चाहे वो लोन ले ले या नोट छाप दे, और इस कठिन परिस्थिति से राज्य सरकारों को मदद दे के निकाल ले। आप ये देखिए, जब कभी किसी व्यक्ति पर कभी दिक्कत आती है या किसी उद्योग पर दिक्कत आती है तो वो सड़क पर कटोरा लेके नहीं घूमने लगता, वो अपने रिसोर्सेज टैप करता है और वो परिस्थितियाँ देखता है कि कैसे उससे इस रास्ते से निकले। मैं सीधा सा आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय देश को 7 से 8 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकारों को भी यही टैक्स का नुकसान है। करीब 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए महीने का ये टैक्स आता है। ये टोटल स्थिति है। इसके लिए इतनी मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, बारोइंग का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। आप साल भर बारो करते हैं, पिछले 70 साल से लोन ले रहे हैं। आप इन 2 महीनों के लिए अतिरिक्त लोन ले लीजिए। इसके लिए जो नियम है उन्हें शिथिल करिए। लोन इस समय मार्केट में कोई और लोन लेने वाला नहीं है, उद्योग बंद पड़े हैं, व्यापार बंद पड़ा है। इसलिए अगर आप इस रिसोर्स को टैप कर लें, न तो आपको पेट्रोल पे डीजल पे, देखिए ये बहुत ही मिश्रा जी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं आश्चर्यजनक तथ्य है कि जब दुनिया में पेट्रोल की यह हालत है, डीजल की हालत है कि लोग पैसा दे रहे हैं कि ले जाओ, तब आप पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ा दें। ये नहीं होना चाहिए। ये शो करता है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। क्या सरकार क्यों पैदा हो रही है, इसका मैं कोई कारण नहीं देख पाता। और इतने एक्सपर्ट्स हैं, सब एडवाइस करने वाले। क्या पैनिक मोड में है गवर्नमेंट? बिल्कुल मिश्रा जी, एकदम पैनिक मोड में है। देखिए, एक तो केंद्र सरकार को सबसे पहले देखना पड़ेगा जी। ऑलराइट सर, मेरे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। भाई विक्रम सिंह जी, आज मैंने सड़कों पे जो नज़ारा देखा वो मुझे थोड़ा अचरज हुआ। मैं तो ये मान रहा था कि 17 मई तक लॉकडाउन है भारत में, और आप नोएडा जहाँ रहते हैं वहाँ भी लॉकडाउन है, लेकिन आज तो सड़कों पे गजब तमाशा देखने को मिला। तो ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कब लगा, ओवरनाइट कैसे हट गया? नोएडा में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लखनऊ में भी आपको बेहतर पता है कि नंबर ऑफ केसेस और डेथ भी बढ़ रही हैं। उसके बावजूद हम ये लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई प्रशासनिक निर्णय अगर लिया गया है उसके पीछे क्या तर्क है, उसके पीछे क्या कारण है, और अगर तर्क और कारण है तो 17 मई के पहले शिथिल करने के क्या कारण है, क्या तर्क है? तो क्या बिना तर्क बिना कारण के ही लॉकडाउन हुआ?
और बिना तर्क और कारण के ही उसमें शिथिलीकरण हुआ। और आज जो स्थिति मैंने नोएडा में देखी कि पहले तो आपने जैसा ठीक बताया कि एक्सप्रेसवे के ऊपर जाम की स्थिति थी, उसके बाद 6:30 बजे पुलिस की गाड़ियों ने आकर के जो मारकूट की और उसके बाद जो अफरा तफरी मची, ये बिल्कुल अवॉइडेबल था और नहीं होना चाहिए था। और ये भी दिखाता है कि आपका फोकस और क्लैरिटी में कहीं कमी है, और अगर दोनों ठीक होते तो ये आपने जिसको कहते हैं नीजर रिएक्शन, ये नहीं होना चाहिए था। इससे ये दिखाता है कि असमंजस और किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, जिसके कारण आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसके पीछे का तर्क आप भी नहीं जानते हैं। इसी को पैनिक मोड कहते हैं। मैं समझता हूं कि इसको पैनिक मोड से ज्यादा आप समझते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जी। पैनिक होता तो कम से कम आप ये निर्णय न लेते, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि आपको करना क्या है। आंख पड़ती है कहीं, पांव कहीं पड़ता है, आप कम से कम सोच तो लें कि आप चाहते क्या है। कल जब लॉकडाउन जो चाहते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हटाए गए लखनऊ और नोएडा में, तो विक्रम सिंह जी कल 12 मामले अकेले नोएडा में सामने आए, और उसी नोएडा को आपने हाईली सेंसिटिव जोन घोषित किया था। और वहीं आप रात में कलेक्टर कह रहा है कि बिल्डिंग निर्माण भी चालू हो जाए, फैक्ट्री भी खोल लो, लोग आने जाने भी लगे। भाई पुलिस किस किस से पास मांगेगी जब कलेक्टर एक तरह का आदेश जारी कर रहा है? कलेक्टर्स और जो पुलिस कमिश्नर या एसएसपीज हैं, आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। कोई आर्डर निकाल रहा है, कोई आर्डर निकाल दे रहा है। अरे भाई कोई मजाक नहीं चल रहा है ना, हम लोग लॉकडाउन में हैं, बहुत परेशानी में हैं। आप क्लैरिटी से बताइए कि हमें करना क्या है, हमें कंफ्यूज मत करिए। ब्रजेश जी, अगर कोई क्लैरिटी होती तो इस पे निर्णय कम से कम शासन प्रशासन से वार्ता करके, लोगों को विश्वास में ले करके और पूरी एक गाइडलाइंस को देख करके तब कार्रवाई करते। लेकिन जो चीज सामने आ रही है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल ही जो चीज सामने पड़ जाए और इम्पल्सिव रिएक्शन, जिसके पीछे का तर्क और क्या रीजनिंग थी, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कम से कम नहीं समझ पा रहा हूं। अगर ब्रजेश जी आप बड़े विद्वान वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम हमें लोगों को समझाए तो सही। नहीं, मैं खुद बड़ा विचलित था, तो मैंने सोचा आप सबको जमा करूं और आप सबसे पूछूं कि ये क्या है, क्योंकि मैं भी इसको डिकोड नहीं कर पा रहा। मतलब 20-22 साल हो गया मुझे भी यहाँ पे काम करते, ये अचानक से ब्यूरोक्रेसी इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है, ये थोड़ा समझ से परे है। या तो पॉलिटिकल लीडरशिप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या पॉलिटिकल लीडरशिप उनको कन्विंस नहीं कर पा रही है। असमंजस दोनों तरफ दिख रहा है। मनीष सिंधवी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री और समाज सेवक भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, और जिस तरह से बेरोजगारी 12 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट की गई है कि अप्रैल महीने में, केवल मार्च और मई बाकी है, तो इसका हम आकलन किस तरह करें कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? और ये 45 दिन में ऐसे कैसे हो गया कि हमारा खजाना सरकार का खाली हो गया? नहीं, ऐसा है कि ये जो इकोनॉमी का पहिया रुका है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि देखिए सारे काम बंद हैं तो लोगों को काम नहीं मिल रहा इस वक्त। समस्याएं दूसरी हैं। समस्या ये है कि जो मजदूर जहां पर था उसका पलायन हुआ, हम रोक नहीं पाए। विश्वसनीयता का संकट था, और संकट इस बात का था कि हमने वादा तो किया कि तुम्हारा पेट भरेंगे, लेकिन भर नहीं पाए। आदमी परेशान हालत में वापस घर की तरफ भागने लगा। अब जो भाग कर चला गया है, वो जब काम शुरू होगा तो वापस नहीं आएगा, तो दूसरा सरदर्द शुरू होगा कि 3 महीना 4 महीना कोरोना बंद रखेगा, उसके बाद 4 महीना मजदूरों के वापस आने के इंतजार में फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। तो पहला तो संकट ये खड़ा हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जो पेट्रोल और डीजल, हम कहते हैं 1 रुपया बढ़ा ही क्यों? ये बढ़ना हमेशा निगेटिव एनर्जी को कन्वे करता है। इस 1-1.5 रुपए के बढ़ने से क्या कमा लेंगे आप? कितना पैसा मिल जाएगा जब पूरा? शराब और पेट्रोल से दोनों से 350 करोड़ केवल मिलेगा महीने का। शराब के ऊपर तो मैं कंसर्न नहीं हूँ। शराब पर आपका जो मन करे, आपका बढ़ाना चाहते हो। सुरेश खन्ना जी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि से 2000 कुछ करोड़ रुपए बढ़ेगा। साल भर में बढ़ेगा ना मेरे दोस्त। नहीं, आज ही थोड़ी मिल जाएगा। तो ये साल भर का एस्टीमेट है। हम तो 2000 मंथली आपको बता रहा हूँ कि 350 करोड़ मिलेगा। अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से आपको 4000 करोड़ मिले, प्रदेश में कर रहे हैं, कोरोना की बीमारी लड़ना पड़े, अभी ये क्या हो रहा है? सुनते, अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से 4000 करोड़ मिले तो 1 घंटा मेरे ऊपर गुस्सा करो, मैं तैयार हूँ। 2000 करोड़ बता रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी कुछ भी एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो इतना पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन हो रहा है वो हमारे आपके सबके सामने है। ठीक, दूसरी बात क्या है, अभी सीजन शुरू होने वाले, आपने कहा, जैसे आपने कहा कि ना किसानों को जरूरत पड़ेगी डीजल की, 1000 रुपया दिया उनको और 3000 रुपया बढ़े डीजल में वापस ले लिया। ये कौन सा रिलीफ पैकेज है? मेरे समझ से बाहर है। तो ये सब पैनिक मोड के काम है। तो क्या सरकार पैनिक मोड में? बिल्कुल। उसका कारण बता दूं ब्रजेश जी, जब 22 और 21 मार्च के आसपास से कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू से लॉकडाउन शुरू हुआ,
तब हम इस बात पर लगातार खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे कि लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। हमको उस दिन क्यों नहीं हमने सोचा कि आज 2 महीने बाद हमारी स्थिति क्या होगी? उस दिन ये प्लान क्या, हम सोच नहीं पा रहे थे कि रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा तो आने वाले दिनों में समस्या आएगी। ये प्लान क्यों नहीं बनकर तैयार हुए थे? अचानक से एक दिन रात में तय होता है कि शराब की दुकानें खोल दी जाए, वहां भीड़ लग जाती है। 40 दिन हम लोग घर में अपना त्याग तपस्या से घर में आदमी पड़ा हुआ है, आपने एक दिन कर दिया। अगर 20,000 के अगर 2-4 आदमी भी उसमें कोरोना से पीड़ित रहा होगा तो सोचिए आप। आपने विक्रम सिंह जी की बात सुनी और हम लोगों ने लखनऊ में भी याद देखा, नहीं ट्रैफिक जाम लग रहा है। मैं सवाल इस बात का है कि हमने जो बोया 40-45 दिन में, कि आप क्या चाहते हैं कि एक ही दिन में फसल खराब हो जाए? इतनी जल्दी किस बात की है? अच्छा, ये देखिए, हम दर्शकों की सहूलियत के लिए तस्वीर भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें जो विक्रम सिंह जी से असहमत हो, ये तस्वीर, ये वीडियो देख लें। ये नोएडा दिल्ली बॉर्डर है और नोएडा में गाड़ियां आ रही हैं। ये जाम देख रहे हैं आप, ये जाम है। यस मनीष जी, गो अहेड। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो हमने 40-45 दिन में बोया है वो सब खत्म हो जाएगा, उस पे ओलावृष्टि हो जाएगी। ऑलराइट, सिद्धार्थ कलन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ जी। भाई सिद्धार्थ जी, जब सरकार के पास माल पानी कम हो गया, खजाना खाली है, तो बाकी उद्योग धंधों की क्या हालत है? थोड़ा उनकी भी रिपोर्ट बताइए। देखिए ब्रजेश जी, बाकी उद्योग धंधों की देश भर में जो हालत है किसी से छिपी नहीं है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक खास बात बता दूं। उत्तर प्रदेश, ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि हम एमएसएमई सेक्टर के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर है और सबसे ज़्यादा रोज़गार हमारे यहाँ इन्हीं छोटे मझोले उद्योगों से मिलता है। अब हालत ये है कि हमारे एमएसएमई सेक्टर में भी जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटी हैं, इनमें से 90% से ज़्यादा जो है वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, गैर पंजीकृत हैं। किसी भी तरह की किसी योजना का लाभ इन छोटे मझोले उद्यमियों को नहीं मिलता है और आने वाले समय में इनका सारा कारोबार कैश पे होता है और आने वाले समय में नकदी की किल्लत के चलते इनके सामने सबसे बड़ी समस्या शुरू होगी अपने सर्वाइवल की। अब बात आपने कही कि लॉकडाउन में जो पैनिक मोड आया है, ये बिल्कुल सही बात है कि लंबे समय तक प्रशासन ने 47 दिनों में अधिकांश समय ये समझा कि लॉकडाउन ही उसकी सर्वोच्च सफलता है। और लॉकडाउन की स्थिति ये होती है कि हम 500 केसेस से शुरू करते हैं, तो ये और कब समझ में आया कि लॉकडाउन के आगे भी दुनिया है? 2 दिन जब लॉकडाउन के जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होता है, तो हमने तीसरा चरण शुरू होने के पहले दिन, दूसरे दिन 194, 126 ये हमारे यहाँ मौतें हो जाती हैं। और इसी बीच में हम शराब भी खोलते हैं और पार्शियल लॉकडाउन भी खोल देते हैं, जो आपको नोएडा में दिखाई पड़ा है या लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है। तो आखिर ये किस तरह का प्रबंधन है जो हमारे देश का, प्रदेश का प्रशासन कर रहा है? जी, शराब की दुकानें लॉकडाउन में बंद हुई और आज भी लॉकडाउन है, आज खुल गई। तो पहले के लॉकडाउन में इस लॉकडाउन में क्या फ़र्क था कि रेड जोन में भी शराब की दुकान खुलेगी, ऑरेंज जोन में भी खुलेगी और ग्रीन जोन में खुलेगी। अगर आपको खोलना था, अगर उसके रेवेन्यू की जरूरत थी, तो पहले दिन से कहते कि भाई तमाम जरूरी चीजों के साथ करेक्ट शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी, तो आपके पास रेवेन्यू कंटिन्यूअस सोर्स में डॉक्टर आता सूर्यकांत रहता। मेरे साथ मौजूद आप हैं, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। जी, यस प्लीज कंक्लूड करें। यस सिद्धार्थ जी प्लीज 10 सेकंड। अच्छा, मैं जी डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। मैं नवीन जी हमारे मित्र भी, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुरंत गिरने का असर भारत में नहीं होता है। मैं इस दौरान मैं देख रहा था, आपका 2 अप्रैल का ट्वीट है आपका, जब आपने कच्चे तेल की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट $10 तक बताई। ब्रजेश जी आपका ट्वीट है जी। फिर ब्रजेश जी 7 अप्रैल का ट्वीट आपका बताता है कि $5 का हो गया है, और फिर आपका ट्वीट आता है उसके एक हफ्ते के से थोड़े कम पहले कि आज 0 हो गई है कीमत। अब आई एम सरप्राइज्ड कि आज आपने सारी रिसर्च मेरे पे ही कर डाली, पैसे भी ले जाओ। जी, तो आप नहीं, डीजल पेट्रोल को लेके आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे नजर रखते हैं, इसलिए तो आपने बताया अब तब से अब तक 1 महीना बीतता है, डीजल पेट्रोल की कीमतें, क्या अब भी असर नहीं दिखेगा? तो क्या आप जाके जन्नत में असर दिखेगा? आखिरकार अब तो कम से कम नहीं बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर सूर्यकांत छोटी है केजीएमयू के, और आपने बता दिया जी कोरोना वाले प्रकरण पे मेरे साथ जनवरी से इस पूरे मसले पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। आज हम सबका सौभाग्य है कि इतने प्रतिष्ठित मेहमान इस डिबेट का हिस्सा हैं, तो कृपया आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हो गया है, ना कोई खत्म होने के दूर दूर तक आसार नजर आ रहे हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारी स्थिति जो 3rd फेज का लॉकडाउन है, हाँ।
वो उसी तरबूज की तरह है कि गलती से आपने काट दिया तो बाहर से दिखने में हरा दिख रहा है और अंदर से लाल ही निकलेगा। तो जिसको आप ग्रीन जोन कह रहे हैं, ग्रीन जोन समझ रहे हैं, गलती से उस ग्रीन जोन में भी अगर गड़बड़ी हुई तो जैसे तरबूज काटने पे लाल दिखता है तो वो भी रेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमने तो रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। हमने तो इस लॉकडाउन को ऐसा बिल्कुल पिकनिक मोड में कर दिया है। हमने कहा कि 2 लॉकडाउन आपने अच्छी तरह खेल लिए, अब तीसरी अब आपके लिए पिकनिक खोल देते हैं। पहले दारू की दुकान खोलते हैं, फिर ये दुकान खोलते हैं, और जिन मजदूरों का 10-12 दिन बाद वहां काम मिलने वाला है उनसे कहा कि हम तुम्हें वापस बुलाते हैं। शुरू में तो हमने वापस बुलाने का इंतजाम जैसा था वैसा किया, लेकिन अब तो बाकायदा घोषणा करके कि नहीं सब आ जाओ। अच्छा, जो दुनिया भर में हमने देखा है कि लॉकडाउन ईज तब किया जाता है या रिस्ट्रिक्शंस कम उठाए तब जाते हैं जब वहां पर नंबर ऑफ केसेस मिलना बंद हो जाते हैं, और इस तरह की कंटिन्यूटी हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन रहती है, नए केसेस नहीं मिलते, तब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कम किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पर इस तरह पीक में तो नहीं होता, किसी दुनिया के किसी मुल्क नहीं किया, तो हम ये पिकनिक क्यों मना रहे हैं? देखिए, 2 तरह की पॉलिसी है केवल वायरस में विजय प्राप्त करने के लिए। या तो बढ़िया से लॉकडाउन कर लीजिए और या बढ़िया से टेस्टिंग कर लीजिए, हर आदमी की टेस्टिंग कर दीजिए। कोरिया ने जो अपनाया, साउथ कोरिया ने वो अपनाया दूसरा वाला विकल्प, यानी सब कोई लॉकडाउन नहीं किया, उसने टेस्टिंग की। लोगों के सड़क से पकड़ के, गली में पकड़ के, घर में पकड़ के, कहीं भी पकड़ के और टेस्टिंग कर दी, और किसी ने बुरा नहीं माना कि भैया जो पत्थर फेंके हो या थूका हो या दौड़ाया मतलब यही 2 केवल तरीके हैं, और केवल 2 तरीके हैं। और लॉकडाउन, जो तीसरा लॉकडाउन होता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा, क्योंकि तब तक जनता समझ चुकी होती है कि लॉकडाउन असली मतलब क्या होता है, पुलिस को भी मतलब चल गया होता है कि किस तरह लॉकडाउन पालन करें। लेकिन हम तो ये ऐसा तो नहीं कि सुबह कोरोना सो जाता हो जब सब्जी मार्केट खुलती हो, जाम लगता हो तो शायद आराम कर रहा हो। ब्रजेश जी, मैंने तो कहा है बहुत दिनों से कि जितने वेंडर्स हैं सबका कोरोना टेस्टिंग प्रायोरिटी पे कर दीजिए, और ये अपने ठेले पर या दुकान पर लिखें, बोर्ड टांगे बाकायदा कि मैं कोरोना नेगेटिव हूं, मेरा कोरोना टेस्ट इस तारीख को किया गया, आप शौक से आइए, मेरी दुकान से सब्जी ले जाइए जी। ऐसा जब तक नहीं होगा तो एक सब्जी वाला 4000 को फैलाएगा कि 5000 को, वी डोंट नो। यही हुआ। मैं मेरठ का आपका घटनाक्रम बताता हूँ, वहाँ 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले सब्जी विक्रेता जी। तो जब इनकी जांच की गई तो जब कांटेक्ट ट्रेसिंग शुरू हुई तो पता चला 2 आड़ती भी कोरोना पॉजिटिव। और ब्रजेश जी, इन सब्जी वालों की आप कांटेक्ट ट्रेसिंग भी नहीं कर कितने घरों को देके आए होंगे इसकी अभी गिनती नहीं, क्योंकि सब्जी वाला रजिस्टर नहीं रखता है कि हमने रामाशीष को कितने लौकी दी और राम भरोसे को कितने। डॉक्टर साहब, मुनव्वर राणा ऐसे लोग इसमें शेयर भी लिखने लगेंगे, अभी सुझाव दे रहे हैं। अभी क्या हो गया नवीन जी आपको? ओके, ऑलराइट। मेरे साथ नंदिनी प्रियदर्शनी जी भी मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भैया, आप मुझे बताइए नंदिनी जी कि अब आगे अर्थव्यवस्था कैसे चले, आगे हमको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो हमें इसके क्या उपाय करने चाहिए, सरकारों ने और समाज ने क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए? जी, देखिए, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जो सिचुएशन जो दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि स्टेट का और सेंटर का जो रेवेन्यू रिजर्व्स है वो कम हुआ है। मैं मानती हूँ कि सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसको सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनको स्पॉन्सर करना है, और जो ऑलरेडी स्ट्रेंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार एक नी जर्क रिएक्शन देगी और इस तरह से जो अभी हाईएस्ट स्पाइक हुआ है टैक्सेशन में, आप पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लीजिए, डीजल का ले लीजिए, या फिर आप देखिए लिकर शॉप्स खोलने का जो एक डिसीजन है वो पूरी तरह से नी जर्क रिएक्शन है। देखिए, सरकार के इंटेंशन पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लानिंग की कमी है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि सरकार कोई भी डिसीजन लेने के पहले प्रॉपर प्लानिंग करे। जैसे कि लिकर शॉप्स खोलने का जो ये डिसीजन था, ये एक बहुत बड़ा सोशल चैलेंज पोज करता है, स्पेशली महिलाओं पर, बच्चों पर। जब अभी अब्यूज के केसेस, जो रिपोर्टेड अब्यूज के केसेस हैं वो बढ़े हैं, और अल्कोहलिज्म या फिर जो लिकर है उसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन है डोमेस्टिक वायलेंस से। देखिए, सरकार जो है, जो स्टेट की सरकार है या फिर सेंटर है, उसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है ये अल्कोहल से, लिकर शॉप से। तो आप ये मानती हैं कि ये फैसले में सरकार को विचार करना चाहिए? देखिए,
इस तरह की जो डिपेंडेंसी है, जो अल्कोहल पे डिपेंडेंसी है रेवेन्यू रिजर्व्स के लिए, उसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार को, अगर सरकार जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं, उस बॉटल पे अर्न करेगी तो 2 रुपए हेल्थ जी, आज उत्तर प्रदेश से क्या अपडेट है? आज हमने दवाई- कुछ लॉकडाउन भी कुछ ईज किए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, तो क्या रिपोर्ट है? और दूसरा ये कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, शराब भी महंगी हो गई। देखिए, शराब महंगी हुई है, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, और पान की दुकानें और गुटखा भी खोला गया है आज शाम को। तो बहुत सारी चीज़ों की जो कमी थी, जिसको डिमांड हो रही थी, सब तरह के उद्योगों को छूट मिलने की बात, वो धीरे धीरे पूरी हो रही। अब राज्य सरकारों के जो आज ये मामला है, चूँकि ये राज्य सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए उसने कुछ कदम उठाए हैं, इसको लेकर राज्य सरकार की आलोचनाएं हो रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब हमारे पास स्रोत नहीं है तो सरकार पैसा जुटाए कहाँ से, और जिसके पास स्रोत है वो दाम घटा नहीं रहा है। जब आमिर खान ने पिक्चर बनाई थी कि सखी सैया तो खूब कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जात है, और हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया रोल, तब बीजेपी ने इसका बड़ा प्रचार किया था और खूब मजा लिया था। लेकिन अपनी बारी आई तो कहते हैं साहब कि हमारे पास भविष्य के लिए, इंटरनेशनल कैलकुलेशन अभी नवीन भाई समझा रहे थे, तो तब अपने भविष्य के का हवाला दे रहे हैं कि हम अमेरिका नहीं है, चीन नहीं है। लेकिन कल कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था कि अगर हम अमेरिका और चीन नहीं हैं तो हम नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया कैसे खर्च करते हैं, हम दीवार खड़ी करा देते हैं गरीब झुग्गी झोपड़ियों के सामने बड़े बड़े लोगों के गुजरने के लिए। तमाम सारी विरोधाभासी चीजें हैं, लेकिन राज्य के हाथ मुझे लगता है ब्रजेश जी बंधे हैं। सरकार ने केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलकर फैसला लिया है। उन्होंने 70% बढ़ाया था, इन्होंने 40% बढ़ाया। अब पेट्रोल डीजल पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि घटे, ये बढ़ गया, ये थोड़ी चिंताजनक है। लेकिन एक औरत ने अपने आदमी से कहा कि ए जी शराब लेने मत जाओ, तुम्हें परिवार की कसम है। तो आदमी ने अपनी औरत से कहा कि पगली, मुझे परिवार की कसम न दे, मुझे देश पुकार रहा है और मुझे ठेके तक जाना पड़ेगा। तो अब भाई देश तो बड़ा होता है हमेशा से, और आम आदमी को भी उसने मैसेज दिया कि भाई देखो, बहुत ज्यादा सरकार के भरोसे न रहो, क्योंकि सरकार खुद शराबियों के भरोसे है। तो इसलिए जो हो रहा है होने दो। तो हम तो ये कहेंगे ब्रजेश जी की हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हम चाहे लाख कोशिश कर लें, बदलाव नहीं आएगा, सरकारें चाहे जो हो। और जो हमारे देश की जनता है उसकी भी हाल यही है कि बदलाव लाने की गरीब आदमी में कोई हिम्मत नहीं बची है, और मिडिल क्लास को इसके लिए कोई फुर्सत नहीं है, और अमीर आदमी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव प्रकृति ला दे तो ठीक है, नहीं तो ये देश ऐसे चलता रहेगा, कभी पान गुटखा बीड़ी तंबाकू चलता है। आज समय कम है, आपने मेहमान बहुत बुलाए हैं, 2 लाइन में बात करके समाप्त करूंगा जी कि सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं, और मजहब की यहाँ को हर कोई सेकता है रोटियां बस अपने मतलब की। और इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। वाह वीरेन जी, बहुत ऊंची बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लौटता हूँ नवीन श्रीवास्तव जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। भाई नवीन जी, अब लाखों लोग, और उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि इसकी तादाद, हालांकि अभी इसका डॉक्यूमेंटेशन शायद आप लोग अब तक नहीं कर पाए होंगे, इसलिए आपके पास आंकड़े भी नहीं होंगे कि कितने मजदूर कितनी बड़ी तादाद में पलायन करके वापस रिवर्स माइग्रेशन में अपने घरों तक पहुँचे। क्या इसका कोई आंकड़ा आप लोगों के पास है? अगर है तो वो बताएं। दूसरा, अब इतनी बड़ी लेबर फोर्स अगर गाँव में आ गई है तो आप इनको क्या काम धंधा दोगे, ये करेंगे क्या? नहीं ब्रजेश जी, देखिए अभी कल तक 6.5 लाख से अधिक मजदूर जो दूसरे राज्यों में थे उनको उत्तर प्रदेश में वापस आए, ये लॉकडाउन शुरू होने से अब तक। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसी समय उत्तर प्रदेश में मंत्री और अधिकारियों की एक टीम बनाई, जिनको यह निर्देश दिया कि यह मान के कि लगभग 15 लाख ऐसे लोग होंगे
जो अप्रवासी मजदूर होंगे, जो उत्तर प्रदेश में एक लॉकडाउन के समय में आएंगे, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे रोजगार दिया जाए, इसके लिए व्यवस्था करने के लिए। और मुख्य रूप से फोकस देखिए ब्रिजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना MSME की आपने बात की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक ऐसी हमारी सरकार की योजना थी जिसके माध्यम से हम इस लाखों मजदूरों को हम समायोजित कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक भी कर सकते हैं। और प्राचीन काल में भी आप देखिए कि भारत जब विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, उस समय भी हमारे ये कुटीर उद्योग ही सबसे हमारे मुख्य आधार थे। तो आज हम उसी को फोकस कर रहे हैं, उसी पर हम काम बढ़ाने जा रहे हैं। और रही बात, देखिए बार बार आ रही है पैनिक पैनिक पैनिक। अब ये विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, हमारे अर्थशास्त्री हैं, ये कहने के लिए स्वतंत्र हैं चूंकि ये अनुभवी हैं, इनकी अपनी एक वो है। लेकिन हमारी सरकार की आज के तारीख में प्रायोरिटी ये है कि जो लोग, जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, वह भूखे ना रहें। चाहे उनको हमें 5 किलो चावल देना हो, 5 किलो गेहूं देना हो, या उनके खाते में हमें चाहे निराश्रित हो चाहे विधवा, उनके खाते में पैसा देने के लिए हम इस प्रकार के कड़े फैसले, जिनकी आप चाहे जिस प्रकार से अर्थशास्त्र के अनुसार आलोचना कर सकते हैं, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग का विषय है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, देखिए मनीष सिंधवी जी हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन पैनिक क्रिएट कैसे होता है, अभी हमारे मित्र ने एक उदाहरण दिया, 1 रुपए पर लीटर डीजल बढ़ा और इन्होंने कहा कि आपकी सरकार 1000 दे के 3000 लेना चाहती है। यानी एक किसान जो 1000 रुपया मिलेगा वो 3000 लीटर खरीदेगा, तब तो उसका 3000 हम लेंगे। तो इस प्रकार के आंकड़ों के माध्यम से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश विजय शंकर पांडे, ये मेरा अनुरोध है। विजय शंकर जी, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा हर व्यक्ति का एक अधिकार है जो सरकारों को देना चाहिए। एक बहुत बड़ी तादाद है, लाखों करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं, जो फिटर हैं, जो मैकेनिक हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो बिल्डर की साइट पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन के लेबर हैं। इनकी तादाद बहुत बड़ी है, इनकी आवाज़ भी उठाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। ऐसे में सरकारों के समक्ष क्या इस बात की कोई चुनौती, कोई कार्य योजना पर सरकार काम करेगी कि हम इन लोगों को रोजगार कैसे दें? ये छोटे लोग हैं, ये बेचारे, इनकी आवाज़ नहीं है, इनको काम कैसे मिले? कोई इसकी एक वृहत कार्य योजना पर तो सरकारों ने ध्यान देना पड़ेगा। मिश्रा जी, देखिए आज इस कोरोना वायरस के उसके कारण हम लोग इस पर चर्चा गंभीरता से कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लाखों लाख लोग वापस आएंगे, उनका क्या होगा। आप ये सोचिए कि आज हम लोग इस बात पे प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी सरकारें देखिए उन्हें भूखों नहीं मरने दे रही। ये बार बार ये शब्द उठ रहा है, देखिए हमारी प्रदेश सरकार ने इंतजाम कर दिया, भूखों नहीं मर रहे। आप सोचिए 70 साल बाद इस देश की जनता के लिए यही आश्वासन हम लोग दे पा रहे हैं कि तुम्हें हम भूखों नहीं मरने देंगे। ये बड़ी दुखद स्थिति है और इसके लिए हमारा जो भी राजनीतिक नेतृत्व रहा या प्रशासनिक तंत्र रहा, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है कि उसे 70 साल तक ये नहीं सोचा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं। देखिए ये स्थिति ही इसीलिए पैदा, इसीलिए हम अमेरिका और यूरोप से अलग हैं, इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम इतनी बड़ी भूखे लोगों की, इतने बड़े गरीब लोगों की फौज लेकर आज भी बैठे हुए हैं। अब बात आ जाइए आप कोरोना वायरस पर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपने लॉकडाउन किया तो आपको पता था कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और इसके कारण अर्थव्यवस्था बैठेगी। आप विश्वास मानिए, इसमें सिर्फ मैं देखता हूं कि ये सरकारों की अकर्मण्यता है बस, कि वो आज एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इसमें कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है, सारे तंत्र मौजूद हैं, आपके पास सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं कि इस स्थिति को आप संभाल लें। देखिए 2-3 चीजें मैं सामने रखूंगा। पहला, राज्य सरकारों को सबसे पहले ऐसे स्रोत मिलने चाहिए जिससे वो अपना काम चला लें, उन्हें शराब खोरी कराने की जरूरत न पड़े और उस पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत न पड़े। उसके लिए तुरंत जो है धन की व्यवस्था केंद्र सरकार को कर देनी चाहिए। ये बहुत सिंपल से है, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे समय आपका लगेगा ज़्यादा। दूसरा, जो लोग लौट कर आ रहे हैं, देखिए अगर उन्हें ये विश्वास हो जाए कि आप जो है जल्दी ही आप अगले 1-1.5 महीने में खोलने वाले हैं और उनकी रोजगार वापस आ जाएगा, तो आप विश्वास मानिए लोग रोजगार के लिए वापस जाएंगे, वो कहीं छोड़ के आने वाले नहीं है। ये स्थितियां हमने आप पे पैदा की लॉकडाउन करके। अगर आप लॉकडाउन हटा लेंगे तो लोगों के पुराने संपर्क हैं, पुरानी जगहों पर रह रहे हैं,
विश्वास का माहौल खत्म हो गया। मिश्रा जी अगर वापस कर दीजिए आप, ये समस्या नहीं होगी। ये 2 महीने का संकट में हमें ऐसा लगता है हम लोगों ने सारा देश ही हमारा सत्यानाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको एक जिसे कहते हैं एक कॉन्साइज वे में, एक प्लान्ड वे में आपको चलना है और पैनिक ना होने दीजिए। और तीसरा मिश्रा जी, कोरोना का भूत और भय हटा लीजिए। देखिए अभी भी चर्चा ये चल रही कि अब लॉकडाउन हमने क्यों खोल दिया। देखिए लॉकडाउन खोलना बहुत जरूरी है। आप कितने दिन तक इन्हें बंद करके रखेंगे अपनी इकोनॉमी को, ये देश पूरा बैठ जाएगा। इसलिए लॉकडाउन बहुत ठीक खोल रहे हैं। विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ये जो गांव गए मजदूर हैं, शराब को पहले क्या ये काम पर फिर लौटेंगे? और एक बड़ी तादाद है जो दिहाड़ी मजदूर है, नाई हैं, फिटर हैं, प्रेस का काम करने वाले लोग हैं, फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, मजदूर हैं। ये सब में विश्वास का इतना संकट कैसे उत्पन्न हुआ कि हमने इतना बड़ा रिवर्स माइग्रेशन देखा? आपका अनुभव क्या कहता है? ब्रजेश जी, कैसे नई अविश्वास की भावना उत्पन्न हो? आप कभी कहते हैं गोल पोस्ट बाएं है, फिर आप कहते हैं गोल पोस्ट दाहिने है, फिर कहते हैं गोल पोस्ट है ही नहीं, फिर आप कहते हैं कि सब विवेक से काम ले। आपकी एक रूपता, कोई नीति, कोई दिशा कुछ है कि नहीं है? विजय शंकर पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर चीज का एक समाधान है, लेकिन ना तजुर्बेकारी का कोई समाधान नहीं। मैं आपको पुलिस विभाग से बता देता हूं, मैंने पहले भी परामर्श दिया था कि अगर आप चाहें तो 1000 करोड़ तो आप 1 महीने में उत्पन्न कर सकते हैं। 1600 थाने हैं, लावारिस गाड़ियां हैं, उनकी नीलामी करा दीजिए। हर थाने में बेशकीमती हथियार है, 50 साल से नीलामी नहीं हुई है, नीलामी करा दें। जो भूमि सरकार की बेशकीमती अतिक्रमित है, यही मौका है, अतिक्रमण से उठा लें और उनको नीलाम करा दें। आपके खजाने भर जाएंगे। लेकिन उसको सोचने, परामर्श देने वालों की कमी है और उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की और ज्यादा कमी है, जो वित्तीय अनुशासन के माने नहीं जानते हैं। कम से कम वित्तीय अनुशासन हर स्तर पर सुनिश्चित हो जाए। आदरणीय योगी जी ने वित्तीय अनुशासन प्रदर्शित किया, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन नीचे तक प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी वित्तीय अनुशासन को एक आदत में शुमार होना चाहिए। जी, ऑलराइट। मनीष सिंघवी जी, ये जो एक बड़ी लेबर फोर्स अब बेरोजगार हो गई है, गांव लौट आई है, या फिर इनके पास अगर शहर में भी रुक गए हैं तो काम नहीं है, अब आगे का क्या भविष्य है? अगर लॉकडाउन हम हटाते भी हैं, हम कामकाज शुरू भी करते हैं, तो इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। मैंने पिछली बार भी कहा ना कि जैसे जो लोग लौट आए तो 4 महीना तो लॉकडाउन चला, 4 महीना फिर उनके इंतज़ार में, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि वो अभी लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं। अच्छा ये बताइए, मुझे एक हैदराबाद से आदमी मिला जो पैदल जा रहा था महाराजगंज के लिए। कहाँ से? हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश। उसका वीडियो, तेलंगाना से। हाँ, उसका वीडियो भी मैंने बनाया, उससे बात करी मैंने, और वो पैदल जा रहा था महाराजगंज, 25 दिन चलता हुआ लखनऊ पहुंचा था। आपको लगता है, मैंने उससे पूछा महाराजगंज कब पहुंचोगे, उसका मतलब हौसला छोड़ चुका था, पता नहीं कब पहुंचेंगे। तो ऐसे आदमी से आप फिर के हैदराबाद जाओगे तो मुझे तो नहीं लगता इतने आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर मैंने पूछा क्यों लौट आए तुम, तो उसने कहा कि 5 किलो चावल, 7 किलो चावल, 10 किलो चावल सरकार दे रही है, चावल पे कोई पड़ा रहेगा महीनों तक। विश्वसनीयता का संकट है, और संकट इस बात का है कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे थे, किसी भी सरकार, किसी भी प्रदेश में, वो आपके अपने लोग थे, आपने उनका ख्याल नहीं रखा। और अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो जब वो लौट गए हैं तो वापस फिर कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये जो लॉकडाउन जैसे बात बार बार हो रही है कि जो जहां पहुंच गया वहीं उसको रोजगार दे दिया जाए। ब्रजेश जी, जब सामान्य दशाएं थी, जब तमाम रेवेन्यू आ रहा था, तब तो हम इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं कर पाए, हम एमएसएमई को बढ़ा नहीं पाए। आज इस संकट काल में हम 3 महीने में उनके लिए 15 लाख 20 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा कर देंगे, जब सामान्य दशा में क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। ये कैसी बातें, मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता हूं कि जब पैसा आ रहा था, रेवेन्यू लाखों करोड़ आ रहा था, तब तो रोजगार क्रिएट नहीं किया, अब आज क्या करेंगे? ऑलराइट, सिद्धार्थ कलहंसी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। आविष्कार आवश्यकता की जननी है। ओके, ये अभी मनीष जी को जानना चाहिए। नहीं, मैं जानता हूं 2 मिनट में। नहीं, मनीष जी कम समझदार आदमी, कम समझदार है ना, इसीलिए कम 2 मिनट में। निश्चित तौर पर मनीष जी कम समझदार। मैंने मान लिया इस बात को। हाँ बोलिए, हाँ बोले भाई सिद्धार्थ जी, गो अहेड जी। असल में जो परम ज्ञान की अवस्था है ना, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों निश्चित रूप से। हाँ, यस सिद्धार्थ जी, गो अहेड। जी ब्रजेश जी 2 बातें निकल के बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं इस पूरे डिबेट में। एक के लिए नवीन श्रीवास्तव जी का धन्यवाद दूंगा, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण तरफ इशारा किया है विजय शंकर पांडे जी ने, ये जो विश्वसनीयता का संकट है। विश्वसनीयता का संकट इसलिए पैदा होता है कि आज भी लॉकडाउन के इस चरण में, और जब हम कोरोना के इस ज़बरदस्त संकट से जूझ रहे हैं,
आज भी उद्योगों को लेकर हमारे अपने उत्तर प्रदेश में अनिश्चितता व्याप्त है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद हमने कहना शुरू किया कि अब चीन से जो उद्योग आएंगे, हम उन चीन के उद्योगों को बुलाएंगे। हमारे पास बड़ा मौका है, यानी कि हम लगातार अपना फोकस बनाए रखें उन बड़े उद्योगों पे जहां हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए आएंगे। चीन से उद्योग की हालत आपने देखी, वहाँ तो 54 नॉर्मलसी हो गई है। वहां से निकलती और हैं। मैं डिबेट में आने से पहले, चूंकि मुझे पता था कि आप चाइना को जरूर बीच में लाओगे, तो मैं चाइना की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। वहाँ काम धंधा शुरू हो गया है और वहाँ कोरोना के साथ जीना सीख लिया उन्होंने और एक गाइडलाइन तैयार की। वहाँ की हर इंडस्ट्री में काम हो रहा है और 100% कैपेसिटी से हो रहा है। कौन आने को तैयार है? ब्रजेश जी 54 इंडस्ट्री वहां से निकलती हैं और दूसरे मुल्कों के जाने के लिए उनमें से केवल 3 हिंदुस्तान आई हैं और उत्तर प्रदेश में उनमें से 3 में से कौन आता है मालूम नहीं है। तो ये खुशी की बात है कि आज कम से कम नवीन जी ने ये अश्योर किया है कि हम एक बार फिर से बैक टू बेसिक जा रहे हैं, यानी कि छोटे मझोले कुटीर उद्योगों की तरफ हम फिर से ध्यान देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जिस ओडीओपी की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि 100 करोड़ का बजट है, मात्र ओडीओपी का बजट मात्र 100 करोड़ रुपए का है। 100 करोड़ रुपए में लाखों की तादाद में लौटे हुए मजदूरों को रोजगार देंगे, उनसे काम धंधे शुरू कराएंगे। कैसे होगा? 100 करोड़ रुपए उद्योगों के बाद वर्किंग कैपिटल की कमी होती है, उनको किसी बैंक से लोन नहीं मिलता है, कहां से मिलेगा? हमको 15 लाख लोगों पर ये बताओ कि ये 100 करोड़ में उत्तर प्रदेश 5,000 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन उस 5,000 करोड़ की व्यवस्था के लिए जब हम पेट्रोल पर टैक्स लगाएंगे, हम शराब पर टैक्स बढ़ाएंगे, तब तो आर्थिक रूप से पैनिक फैल जाएगा। उत्तेजित क्यों हो रहा है? यह बताएंगे। और इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए आपको इसलिए मैंने धन्यवाद दिया कि आपकी आंखें खुल गई। हमारा उद्देश्य बिल्कुल आपको समझ में आ गया हम इस प्रकार के ओडीओपी उद्योगों को कितना बढ़ावा महत्वपूर्ण देंगे है, ताकि आपको 15 समझ में लाख आ लोग गया जो लोग आ रहे हैं कि उनको एमएसएमई समायोजित कर कितना सकें। महत्वपूर्ण है। वरना आप केवल इंडस्ट्रियल टाउनशिप, चाइना का इन्वेस्टमेंट, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट, आप केवल इन्हीं इन्वेस्टमेंटों में जूझ रहे थे। आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है कि ओडीओपी महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आया कि लघु और कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आया है कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को बचाना है, वही उत्तर प्रदेश को संभालेंगे, वही उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार देंगे। जी ऑलराइट सिद्धार्थ जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की इस योजना को इस बार देखिए, केंद्रीय सरकार ने अपने बजट में भी इसको प्रोत्साहन दिया है और हर जिले में इसीलिए एक एक्सपोर्ट हब बनाने की बात भी सरकार के बजट 100 करोड़ रुपए उसको बजट देते हैं। 100 करोड़ की आवश्यकता हम 5,000 करोड़ करेंगे। ये कोई अंतिम थोड़ी ना कि 100 करोड़ में समय रहते कुछ किया नहीं गया। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की ओर बढ़ रहा है और ये रिसेशन जो है वो 2008 से भी ज्यादा भयानक होगा। हमारे देश में कई सारे ऐसे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हम सहायता ले सकते हैं, जिनके अनुभव से हम सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 1991 में उन्होंने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए तो उससे देश को काफी फायदा हुआ। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को लेकर वो साथ चले और एक टीम बनाए ताकि उनके डिसीजंस को और उनके व्यू पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि इकोनॉमी को बेल आउट किया जा सके। इस तरह से जो अब्रप्ट टैक्सेशन हो रहा है, टैक्सेशन के रेट्स जो बढ़ा दिए जा रहे हैं, स्पेशली मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों पर, तो वो पूरी तरह से गलत है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी परेशान है। जो इंटरनेशनल स्टडी आई है, सरकार जो है सुपर रिच या सुपर वेल्दी लोगों पे वायरस बदल रहा है और अपना जेनेटिक कोड बार-बार बदल रहा है और अब तक 200 परिवर्तन अब तक एक्सपर्ट्स जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट आप लोग काम कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड 200 बार बदल चुका है जी। तो इसका कोई अंत है? मतलब इस वायरस की कोई पकड़ है, कोई वैक्सीन है या ये तो वायरस मुझे लगता है सबसे ताकतवर है? नहीं, देखिए वैक्सीन पे काम चल रहा है। दुनिया में 100 से अधिक सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन का काम चल रहा है। 4 सेंटर ऐसे हैं जहां पर फेज 1 में स्टडी आ गई है। इजराइल ने तो कल ये क्लेम किया है कि वो पेटेंट कराने जा रहा है। हमारा देश भी पीछे नहीं है, 16 सेंटर पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा और बीजेपी के प्रवक्ता से भी निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ब्यूरोक्रेसी पे काफ़ी निर्भर होकर कंट्रोल कर लिया कोरोना को उत्तर प्रदेश में। कृपया करके कभी कभी एक्सपर्ट से भी राय ले लें। आप चैन तोड़ेंगे कैसे, ये एक्सपर्ट बताएंगे आपको। आईएएस की कहीं ट्रेनिंग में ये नहीं बताया जाता कि वायरस की ट्रेन कैसे टूटेगी।
मैं किसी के खिलाफ वो नहीं हूं, मैं विक्रम ब्यूरोक्रेसी सिंह जी के एंड खिलाफ विजय नहीं शंकर जी हूं। माइंड नहीं करेंगे। Yes. हाँ, Go कोई ahead, माइंड Dr. न करे, सूर्यकांत। कोई माइंड न नहीं, ये करे, सकारात्मक सुझाव लेकिन है, कोई माइंड नहीं करेगा। लेकिन हम मेरा भी इसको कहना स्वीकार है करेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। एसिम्प्टोमेटिक जिसको कोई लक्षण ही नहीं है और वो फैला रहा है, वो ट्रांसमिट कर सकता है, तो आप समझिए कि एसिम्प्टोमेटिक की चेन कैसे टूटेगी। इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट की राय लीजिए, वरना हमारी 23 करोड़ की पॉपुलेशन प्रदेश नहीं है, हम 5वां सबसे बड़ा देश हैं। अगर हम चेन को नहीं तोड़ पाए तो भयानक एक बम के विस्फोट के मुहाने पे बैठे हुए हैं हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, ना चेन तोड़ पाएंगे, एक्चुअली ना डॉक्टर साहब आप mortality तोड़ इसलिए पाएंगे। ज्यादा भयभीत है क्योंकि आपको जरूरत से ज्यादा जानकारी है जी नहीं। हैं? इस कारण भी आप भयभीत हैं। वो आदमी परम ज्ञान की अवस्था में रहता है जिसको कुछ नहीं पता होता, उसको कभी कोई भय नहीं लगता, किसी से नहीं लगता। यस विजय शंकर पांडे जी, क्या सलाहकारों का, एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का एक टीम इंडिया पैनल बनना चाहिए कि इस असामान्य परिस्थिति से देश को कैसे निकालें? सर आपके पास 30 सेकंड है सर, गो अहेड सर। जरा फोटो ले लेना यार। देखिए मिश्रा जी, सलाह बहुत तरह के लोग देते हैं। देखिए आपको प्रेस के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से आपको बहुत सलाह मिलती है। देखिए जो नेतृत्व का जो काम होता है वो होता है कि सबकी सलाह सुनने के बाद अपना विवेक का प्रयोग करे, अपने अनुभव का प्रयोग करे और सही निर्णय ले। इसमें कोई किसी की मदद आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी विषय पर मिश्रा जी विश्वास मानिए आपको 10 तरह की सलाह मिलेगी और हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। नेतृत्व यहीं पर आता है, काम आता है, जो अपने विवेक का प्रयोग करे, अपने अनुभव का प्रयोग करे और ये बीच में से निकाल पाए ये कौन सा निर्णय अपने देश, काल, समय और अपनी समस्याओं को देखकर उचित होगा। यहीं पर कमी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सलाह की कोई कमी नहीं, न तो सलाहकारों की कोई कमी है। लोग सभी तरह की बातें बता चुके हैं। सर विक्रम सिंह जी, किसी भी लॉकडाउन से सर निकलने के लिए आपको एक बेहतर आंकड़े चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिए होती है, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय चाहिए होती है। क्या हमें इस दिशा में काम करने की तत्काल आवश्यकता है राज्य और केंद्र के स्तर पर? ये तो ब्रजेश जी सबसे पहले हो जाना चाहिए था। जो विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको लेकर के म्यूटाजीनिक वेरिएशंस को संबोधित करने के लिए, वैक्सीन पे काम करने के लिए, लॉकडाउन के ऊपर विश्व में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन अगर आज हम चलेंगे पूरब, कल चलेंगे पश्चिम, तो ये चीज हम पहुंचेंगे कहीं नहीं, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। तो इसके लिए जरूरी है सलाह जरूर लें और सलाह लेने के बाद जो सबसे अच्छी सलाह लगे उसको पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करें और उसके बाद जो ठोक बजाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप सब ने अपना बहुत कीमती वक्त आज की डिबेट के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।